हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आप लोगों के सामने जिन लोगों ने उत्तराखंड लोअर पीसीएस का प्रारंभिक परीक्षा को दिया था और प्रारंभिक परीक्षा की कट ऑफ किस तरीके की रहेगी और मुख्य परीक्षा में किस तरीके का आपका पाठ्यक्रम है, उस मुद्दे पर चर्चा करूंगा आप लोगों के बीच में। दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा आपने देखा कि किस तरीके के प्रश्न आए थे और उसमें किस सेक्शन को ज्यादा वर्डन दिया था आप लोगों ने देखा होगा। और उत्तराखंड से ठीक ठाक प्रश्न उसमें आए थे, लगभग 50+ क्वेश्चन, और अदर सेक्शन से भी क्वेश्चन थे, लेकिन बाकी सेक्शन से उतने ज्यादा प्रश्न थे नहीं। तो दोस्तों, जिन लोगों ने इस बार का उत्तराखंड लोअर पीसीएस दिया है उन लोगों का अगर मैं जनरल की बात करूं तो जनरल में जिन लोगों के 95 या 90 से अबव क्वेश्चन हैं तो उन लोगों को अपनी मुख्य परीक्षा के लिए तैयारी कर देना शुरू कर देना चाहिए। और जिन लोगों के जनरल के अलावा जो अदर कैटेगरीज हैं वो लोग 90 से नीचे लेकिन 80 से प्लस क्वेश्चन वालों को अपना मेंस की तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। और जब आप मेंस की तैयारी शुरू करेंगे दोस्तों, इस मेंस की तैयारी शुरू करने के दौरान आप अपने पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए तैयारी करेंगे। तो पाठ्यक्रम किस तरीके का है उस पर चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ पाठ्यक्रम में किस तरीके की चीजें हैं। अगर आप लोअर पीसीएस मेंस देना जब शुरू करेंगे या मेंस देने जाएंगे तो आपके जो जनरल स्टडी के दो पेपर इसमें होंगे जनरली। एक पेपर होता है जनरल स्टडी का जिसे पेपर 1 बोलते हैं। इस जनरल स्टडी के पेपर 1 में अगर हम बात करें 200 नंबर का ये पेपर होगा। इस 200 नंबर के लिए जो टाइम पीरियड रहेगा दोस्तों वो 3 घंटे का समय पीरियड रहेगा या टाइम जो रहेगा आपके लिए फर्स्ट पेपर के लिए जनरल स्टडी के, इसमें 3 घंटे का समय मिलेगा। अगर हम इस 3 घंटे के अंदर देखें तो दोस्तों आपको क्या क्या इसमें किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे और क्या रहेगा इसमें। अगर हम टोटल प्रश्नों की संख्या देखें तो टोटल जो इसमें प्रश्न रहेंगे आपके वो 20 क्वेश्चन रहेंगे। इन 20 प्रश्नों में अगर हम देखें जो प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो प्रत्येक प्रश्न आपका जो प्रत्येक प्रश्न होगा वो आपका 10 नंबर का मार्क्स का एक प्रश्न होगा। और टोटल जो इसमें प्रश्नों की संख्या है दोस्तों वो आपसे लगभग 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। और इन 20 प्रश्नों में आपको कौन से सेक्शन से कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे ये बहुत जरूरी है। और ये आप ध्यान रखेंगे कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसमें एक चीज ये है दोस्तों, टोटल जो प्रश्नों की जो संख्या है ये प्रश्न आपके 20 रहेंगे। और 20 प्रश्नों में जो एक प्रश्न होगा वो 10 नंबर का होगा, मैक्सिमम 10 नंबर का है और मिनिमम का इसमें कुछ ऐसा है नहीं। लेकिन इस प्रत्येक प्रश्न की जो शब्द सीमा है वो 100 शब्द होगी। जो आप प्रश्न लिखेंगे 100 शब्द का एक प्रश्न होगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है आपकी आंसर राइटिंग करने के दौरान। तो दोस्तों इसमें आपको बताऊंगा मैं क्या क्या चीजें इसमें हैं करके, तो आप इसको देख सकते हैं। इसके अंदर फर्स्ट पेपर में जो है क्या क्या चीजें हैं इसमें हम आपके सामने मैं डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों पहला जो पेपर है आपका उत्तराखंड लोअर पीसीएस का मेंस का फर्स्ट पेपर का जो पहला टॉपिक है वो टॉपिक दोस्तों आपका इस टॉपिक के सामने लिखा है अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय एवं राज्य महत्व की समसामयिक घटनाएं। तो इसके अंदर आप देखेंगे तो राज्य और अंतरराष्ट्रीय जो घटनाएं हैं ये समसामयिक घटनाएं हैं। समसामयिक घटनाओं का मतलब होता है कि जो डेली उत्तराखंड और देश के अंदर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो घटनाएं हो रही हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं। जैसे अब इसमें टॉपिक क्या दिया है, इसके अंदर पढ़ना क्या है, राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं। जैसे एग्जाम्पल दिया है गठबंधन सरकार व्यवस्था। जो गठबंधन सरकार होती है किस तरीके की होती है। और उसके साथ साथ एक टॉपिक दिया है आर्थिक उदारीकरण। और आर्थिक उदारीकरण के साथ साथ इसमें यानी आर्थिक मंदी की टॉपिक भी दिया है। दोस्तों आपको मेंस को लिखते समय पूरा सिलेबस में कुछ सेक्शन ऐसे होंगे जहां से आपके
अधिक प्रश्न पूछे जाने की या क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, तो उन मुद्दों पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। जैसे देखिए, क्षेत्रीय अतिवाद, पृथकतावादी आंदोलन, और साथ ही नक्सलवाद और माओवाद, शलवाजुड़म, राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा और सामुदायिक सौहार्द और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में जैसे नाभिकीय नीति से संबंधित मुद्दे एवं विवाद, और भूमंडलीकरण भी इसमें आपका टॉपिक है। भूमंडलीकरण और विकासशील देशों की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों पर एवं वैश्विक एवं खाद्य संकट से सम्मिलित विषय होंगे। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला जो टॉपिक है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय और राज्य के महत्व की जो भी घटनाएं हो रही हैं, ये करंट से रिलेटेड मुद्दा है। ये मुद्दे पर आपको विशेष रूप से फोकस करना होगा और ध्यान ये रखना है जिस समय आप आंसर राइटिंग करते हैं तो इस सिलेबस के एक एक टॉपिक को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, और यहाँ तक कि इन पर आंसर राइटिंग के लिए प्रश्नों को बनाकर या माइंड में प्रश्न बना करके किस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं, ये सोचना आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर आप इसमें से कोई एक टॉपिक लेते हैं, जैसे आप इसमें नक्सलवाद या माओवाद को ही ले लें, तो इसके लिए आपको जानना होगा कि माओवाद क्या है, इस माओवाद की शुरुआत कैसे हुई, और वर्तमान में माओवाद कौन कौन क्षेत्रों में है, और किस तरीके से माओवाद फैल रहा है या क्या इसका प्रभाव है, और कैसे इसके चुनौती कैसे है, समाधान कैसे। अगर ये 100 वर्ड्स में लिखना है ये सब कुछ समझने के बाद। यदि दोस्तों अगर आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। साथ ही हम अगर इससे अगले टॉपिक की बात करें, जो फर्स्ट टॉपिक के बाद जो इसी में सेकंड टॉपिक है, अगर हम सेकंड टॉपिक देखें, खेल कूद से संबंधित टॉपिक है। सेकंड टॉपिक खेल कूद मतलब जो अभी गेम्स हमारे नेशनल लेवल पर हैं या फिर इंटरनेशनल लेवल पर हैं या फिर हमारे राज्य लेवल पर हैं, खेल कूद यानी कि इससे संबंधित टॉपिक जो है साफ साफ लिख दिया है। विश्व, भारत और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण खेल प्रतियोगिताएं जो भी हैं, इससे संबंधित बातें यहाँ पर पूछी जाएंगी आपसे। जैसे अभी आपने देखा होगा ओलंपिक गेम्स, और ओलंपिक गेमों के साथ किसी व्यक्ति विशेष की जीवनी पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि वो किस खेल से संबंधित है, और उसके बारे में आपको लिखने के लिए आ सकता है। तो यहाँ पर खेल से संबंधित बातें हैं। फिर दोस्तों जो तीसरा टॉपिक है, इस तीसरे टॉपिक में भारत के इतिहास से संबंधित जो हिस्ट्री है इंडिया की, और उसके बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 3 चीजें हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। और इस प्राचीन और मध्यकालीन आधुनिक भारत के अंदर जो टॉपिक पढ़ना है आपको, उसमें क्या देखना है, इसके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पक्षों पर अध्ययन करना है। और साथ ही क्या करना है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रवाद और यानी विकास और स्वतंत्रता की जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं या महत्वपूर्ण प्राप्ति हैं, उन बातों पर आपको विशेष रूप से क्या करना है, फोकस करना है। तो दोस्तों इसके बाद जो चौथा टॉपिक है आपके पाठ्यक्रम में, यह है भारतीय संविधान के आधारभूत ज्ञान। भारतीय संविधान के आधारभूत ज्ञान के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि संविधान से रिलेटेड ये बातें हैं और इसमें क्या क्या चीजें आपके पूछे जाने की संभावना है। ये मेन टॉपिक है आपके भारतीय संविधान का आधारभूत ज्ञान। इसके अंदर देखें तो भारतीय संविधान पर आधारित यानी ऐसे प्रश्न होंगे जिनकी किसी ऐसे शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है जिनसे कभी संविधान के विशेष अध्ययन किया हो। जैसे स्पेशल दे दिया है, सूचना का अधिकार आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, शिक्षा का अधिकार, बौद्धिक संपदा का अधिकार, उपभोक्ता संरक्षण अधिकार और समाज के निर्बल एवं अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बनाए गए विभिन्न कानूनों के बारे में। और दोस्तों यहाँ पर जो साथी कल्याणकारी कार्यक्रम, वेलफेयर स्कीम्स जो भी चलाई जाएंगी, उन सभी स्कीम्स के बारे में आपको क्या करना है, अच्छी तरह से प्रिपरेशन करना है। और इस राष्ट्रीय एवं राज्य आयोग से संबंधित प्रश्न है, कोई राष्ट्रीय आयोग है जैसे और राज्य आयोग हैं, इनसे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों इसके साथ ही आपका जो अगला टॉपिक है
वो अगला टॉपिक आपका है कि भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था। इस पर आपके प्रश्न रहेंगे, अर्थव्यवस्था एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित। अर्थव्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न इससे संबंधित रहेंगे आपका टॉपिक नंबर 5 में। इसके अंदर विशेषकर इन्होंने जो फोकस किया है टॉपिक को, इसमें दिया है कि भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था। इसके अंदर जैसे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था कैसी है और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में या राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के साथ साथ ही पंचायती राज, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है, और भारतीय अर्थव्यवस्था एवं योजना और विशिष्टताओं की व्यापक समझ से संबंधित प्रश्न है। दोस्तों, जो 2016 में लोअर पीसीएस का मेंस हुआ उसमें बहुत सारी योजनाएं पूछी गई थी। तो ध्यान रखिएगा, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा वर्तमान में जो भी स्कीम्स चलाई जा रही हैं, उन सभी स्कीम्स को दोबारा फिर से आप लोग ध्यान से देख के अच्छी तरह समझ जाइए। दोस्तों, इसके साथ ही 5वें टॉपिक के साथ इसमें जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है भारत का भूगोल एवं जननांकिकी, और इससे संबंधित प्रश्न किस तरीके के आते हैं। इसमें दोस्तों आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है। एक तो भारत का भूगोल एक टॉपिक दिया है, और भारत के भूगोल के साथ ही इसमें जननांकिकी के बारे में बात पूछी गई है। और इसके अंदर आपको क्या करना है कि भौगोलिक परिस्थितियां, भारत की भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में आपको समझना है। और जैसे हिमालयाज के बारे में है, हिमालयाज के साथ साथ ही आपका भारत का प्रायद्वीपीय भारत है, पठारी भारत, और पठारी भारत के साथ साथ ही आपको तटीय भारत समझना है, मैदानी भारत समझना है। भारत की भौगोलिक परिस्थिति की परिचय, सामाजिक, आर्थिक, जननांकिकी पहलुओं से संबंधित प्रश्न इससे होंगे। फिर दोस्तों आपका जो 7वां टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर जो है विज्ञान एवं पर्यावरण की बात की गई है, यानी साइंस और इन्वायरमेंट की बात की गई है। सामान्य विज्ञान रहेगा, सामान्य विज्ञान लगभग 10th क्लास लेवल तक का, और पर्यावरण के अंतर्गत के विज्ञान, पर्यावरण के अंतर्गत विज्ञान एवं पर्यावरण की समझ और उसका अनुप्रयोग, और अनुप्रयोग जिससे जो डेली लाइफ या दैनिक जीवन के परिप्रेक्ष्य में अनुभव से संबंधित प्रश्न होंगे, जिनकी किसी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने विज्ञान की किसी शाखा विशेष का अध्ययन नहीं किया हो। यानी कि वैश्विक पर्यावरणीय समस्याएं, इसको समझना है आपको, वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में, और वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान कैसे निकलेगा, और इन समाधान में मानव और शारीरिक विकास के लिए पोषणीय क्या क्या आवश्यकताएं हैं, इनको समझना है। दोस्तों इसके साथ साथ ही आपको एक चीज और भी ध्यान रखना है, मानव हित में अनुप्रयोग पशु पक्षी एवं पादपों पर इनकी रोकथाम, ये टॉपिक समझना है। इसके साथ ही दोस्तों आपको आगे जा करके इसी का जो 8वां टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 8वां टॉपिक भी, जो आपका एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। एग्रीकल्चर अपने आप में इस समय काफी हाईलाइटेड एक इशू रहा है, तो एग्रीकल्चर वाले टॉपिक को बहुत बेहतर तरीके से समझ के जाइए। इससे संबंधित जो भारतीय कृषि है, और कृषि के अंतर्गत विशेषकर इसने दे दिया, सिलेबस में दिया गया है, यानी अंतर्गत जो फसलें हैं, जैसे रबी की फसलें हैं और खरीफ की फसलें हैं, बागानी फसलें हैं, जायद की फसलें हैं, नगदी फसलें हैं, इस तरीके की श्वेत क्रांति, पीत क्रांति, हरित क्रांति और कृषि उत्पादन तथा इसका भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, ये समझना है। इसके लिए शेष समझना है, कृषि के क्षेत्र में नैनो और बायोटेक्नोलॉजी का क्या अनुप्रयोग किया जा रहा है। ये छोटे छोटे ये जो प्रश्न यहाँ से रहेंगे आपके लिए। और भारतीय किसानों की समस्याएं एवं भूमि सुधार, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 8वां टॉपिक जो है, इससे प्रश्न आने की संभावना बहुत ज्यादा बनती है। ये टॉपिक आपको इतिहास से जोड़ के भी पूछा जा सकता है। और उसके साथ ही 9वां जो टॉपिक है, इसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एवं टेक्नोलॉजी,
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में, इससे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में जैसे स्पेशली दिया है कि एक तो इसमें सूचना पर आधारित प्रश्न रहेंगे, जैसे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी यानी कि स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है, ये सब ध्यान रखिएगा। और क्षेत्र विकास, कंप्यूटर संबंधी आधारित ज्ञान, और साथ ही साथ दोस्तों साइबर अपराध से जुड़े हुए प्रश्न इसमें रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो अगला जो टॉपिक है दोस्तों, वो अगला टॉपिक है आपके जो फर्स्ट पेपर है, जो आपका फर्स्ट पेपर है, इस फर्स्ट पेपर के अंदर आपने देखा होगा लगभग 9 टॉपिक जो हैं आपके वो हैं यानी भारतीय और भारतीय इतिहास से संबंधित जो प्रश्न हैं या भारत के भूगोल या पूरा जनरल स्टडी से संबंधित प्रश्न आपके 9 टॉपिकों के अंदर दिए गए हैं दोस्तों। उसके बाद जो आपका सेकंड जो इसमें पोर्शन दिया गया है वो है उत्तराखंड स्टेट स्पेशल का। और उत्तराखंड स्टेट स्पेशल का आप देख लीजिएगा, जैसे प्रारंभिक परीक्षा में 50+ या 52 क्वेश्चन लगभग आए हैं आपके, तो आप उन प्रश्नों के आधार पर ये कह सकते हैं हो सकता है मुख्य परीक्षा में भी इस तरीके की संभावना ज्यादा हो सकती है। संभावना बोल रहा हूँ, श्योर नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है। तो उत्तराखंड के संदर्भ में जो आपको स्टडी करनी है, टॉपिक पढ़ने जो हैं, इसमें एक तो उत्तराखंड का इतिहास पढ़ना है। तो दोस्तों इतिहास के अंदर साफ साफ लिखा है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और प्राचीन काल से लेकर या आरंभ में 1200 ईस्वी तक, 1200 ईस्वी तक के बारे में समझना है। मध्यकालीन इतिहास में जो है 1200 से लेकर 1815 ईस्वी तक, लगभग 1815 कहने का मतलब गोरखाओं की समाप्ति और ब्रिटिशर्स का उत्तराखंड में आगमन। तो 1815 तक, और उसके बाद इनके प्रभावशाली राजवंशों के बारे में पढ़ना है। जैसे प्रभावशाली राजवंश कौन रहे, कुड़िंद रहे, कत्यूरी रहे, या परमार रहे, या चंद राजवंश रहे, इनका उपलब्धियों के साथ गोरखा आक्रमण को पढ़ना है, और गोरखा आक्रमण और गोरखाओं का शासन किस तरीके से उत्तराखंड में रहा है। फिर देखना है ब्रिटिश शासन और टिहरी रियासत एवं उसकी शासन व्यवस्था के बारे में आपको समझना है। साथ ही दोस्तों स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की क्या भूमिका रही, जब हमारा देश आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहा था उस समय उत्तराखंड के लोगों का इसमें क्या योगदान रहा है, उसके बारे में आपको समझना है। इसके साथ साथ ही उत्तराखंड के जो उसमें भी क्या देखा है, प्रमुख विभूतियां, प्रमुख विभूति किन लोगों ने, उत्तराखंड के लोगों ने इसमें योगदान दिया है, उनके बारे में समझना है। उसके साथ ही उत्तराखंड का स्मारक देखना है। स्मारक के साथ साथ ही उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए कौन कौन से आंदोलन चलाए गए, और उत्तराखंड के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में विशेष रूप से सशस्त्र बल जो आर्मी फोर्स होते हैं उस पर क्या योगदान है, और विभिन्न समाज सुधार आंदोलन, सामाजिक आंदोलन तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बच्चों, दलित, महिलाओं एवं उत्तराखंड शासन के विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल्याणकारी कार्यक्रम जो है वेलफेयर प्रोग्राम्स जो भी चलाए जा रहे हैं उत्तराखंड सरकार के द्वारा, जैसे इसमें आप देख सकते हैं अभी जो पैंडेमिक के दौरान जो बच्चे ऑर्फन चिल्ड्रन की कैटेगरी में चले गए, अनाथ बच्चे हो गए, उनके लिए जैसे वात्सल्य योजना है, आंचल अमृत योजना, जैसे जो छोटे जो बच्चे हैं उनको दूध पिलाने की योजना है, और भी सारे यानी योजनाएं हैं। ऐसी चीजों पर आपको विशेष फोकस करना होगा। यही प्रश्न इस तरीके के यहाँ से आने की संभावना है। दोस्तों उत्तराखंड का प्रथम टॉपिक में इतनी सारी चीजें हैं, उत्तराखंड का पूरा इतिहास आपको समझना है। उसके बाद दोस्तों जो सेकेंड इसमें टॉपिक है उत्तराखंड से रिलेटेड और जनरल स्टडी का जो 11वां टॉपिक है, वो 11वां टॉपिक दोस्तों आपका उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में, कल्चर ऑफ उत्तराखंड, जैसे जातियां एवं जनजातियां, और जातियां जनजातियों के साथ धर्म एवं लोक विश्वास उनका क्या है, उनका लोक साहित्य किस तरीके का है, परंपराएं क्या हैं, रीति रिवाज किस तरीके की हैं, वेशभूषा एवं आभूषण, मेले त्योहार, खान पान, कला शिल्प, नृत्य, गायन, खाद यानी वाद्य यंत्र, और प्रमुख पर्यटन स्थल। दोस्तों प्रमुख पर्यटन स्थल के साथ साथ ही आपको इसमें देखना है लेखक एवं कवि,
और लेखक कवियों के साथ साथ ही खेलकूद प्रतियोगिता पुरस्कार और उत्तराखंड के प्रसिद्ध लेखक कवि और उनका हिंदी साहित्य में योगदान। ये आपका जो गद्य और पद्य वाले में या हिंदी साहित्य में योगदान है उनके बारे में यहाँ पर पढ़ना है। और लोक साहित्य में योगदान क्या है और उत्तराखंड शासन द्वारा संस्कृति के विकास के लिए उठाए जा रहे क्या क्या कदम हैं, इन कदमों पर चर्चा करनी है या इन कदमों पर आपको क्या करना है, तैयारी करनी है। इसके साथ ही दोस्तों उत्तराखंड के 2 टॉपिकों के बाद तीसरा जो टॉपिक है इसमें या चौथा टॉपिक है उत्तराखंड का भूगोल एवं जननांकिकी या जनांकिकी। दोस्तों ये अपने आप में एक बहुत विचारणीय विषय है भूगोल, क्योंकि उत्तराखंड का भूगोल साफ साफ लिखा है आपके सिलेबस में। तो आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप देखें उत्तराखंड का भूगोल का बहुत योगदान रहा था। प्रारंभिक परीक्षा में भी कुछ प्रश्न ऐसे थे जिन कॉन्सेप्चुअली प्रश्न थे, तो आपको हो सकता है ऐसे ही प्रश्न आपके मुख्य परीक्षा में मेंस में आंसर राइटिंग के लिए आ जाए। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, भौगोलिक स्थिति देखा है, ज्योग्राफिकल जो यानी लोकेशन है या सिचुएशन है उसके बारे में विशेष कर दिया है उत्तराखंड हिमालय की प्रमुख विशेषताएं। प्रारंभिक परीक्षा में पूछेगी कि कहां पर ट्रांस हिमालय, कहां पर ग्रेटर हिमालय, कहां पर लेजर हिमालय, कहां पर शिवालिक हिमालय और उसके बाद भाबर तराई, इनके बीच में जो थ्रस्ट बनती है उनसे संबंधित प्रश्न आपके प्रारंभिक परीक्षा में पूछेंगे। तो मुख्य परीक्षा के लिए पहले ही लिख दिया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा उत्तराखंड हिमालय की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, ट्रांस हिमालय की क्या है, महान हिमालय की क्या है और महान हिमालय के साथ साथ ही लघु हिमालय की क्या है, शिवालिक हिमालय की क्या है। फिर उसके बाद उत्तराखंड में नदियां, पर्वत, जलवायु, वन संसाधन और बागवानी क्या है, प्रमुख फसलों का चक्र किस तरीके का है उत्तराखंड में, और क्रॉपिंग सिस्टम के साथ साथ ही सिंचाई के कौन कौन से साधन है, इरिगेशन जो रिसोर्सेज या संसाधन है यहाँ पर किस तरीके के हैं, कृषि की जोतें हैं, प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाएं कौन सी हो सकती हैं यहाँ, और आपदा के लिए क्या क्या मैनेजमेंट या प्रबंधन किया जा रहा है। और साथ में आपको ये पढ़ना है इसमें जल संकट और जलागम प्रबंधन। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपका जो उत्तराखंड के भूगोल से संबंधित है उसमें इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। इसके साथ ही आप देखिएगा इसमें और भी चीजें हैं, दूरस्थ क्षेत्रों की समस्याएं, पर्यावरण एवं पर्यावरणीय आंदोलन, जैव विविधता, इसका संरक्षण और जैव विविधता का संरक्षण के साथ साथ इसमें एक बात और आपकी मेंशन की गई है कि उत्तराखंड की जनसंख्या, और उत्तराखंड की जनसंख्या से रिलेटेड प्रारंभिक परीक्षा में भी या उत्तराखंड लोअर पीसीएस के प्री में भी बहुत सारे प्रश्न इस तरीके के थे। और इसका वर्गीकरण, घनत्व क्या है, लिंगानुपात क्या है, साक्षरता क्या है और जनसंख्या और पलायन क्यों हो रहा है या किस तरीके की जनसंख्या है। दोस्तों एक दूसरे से कोरिलेट करके इसको प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बहुत अधिक रहेंगी। फिर उसके बाद है उत्तराखंड का आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक परिवेश, और साथ में दिया है राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिवेश में। अगर हम इसके अंदर की बात करें राजनीतिक परिवेश में, तो इसमें दिखा है कि उत्तराखंड में गठित सरकारें, जो अभी तक उत्तराखंड में गठित सरकारें हैं और उनकी क्या क्या नीतियां रही हैं, उन नीतियों के बारे में आपको जानना है, क्या क्या उनकी नीतियां रही हैं। और नीतियों के साथ दोस्तों एक चीज ये भी ध्यान रखना है, नीतियों के साथ विभिन्न प्रकार की सेवाएं, राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, पंचायती राज, सामुदायिक विकास कार्यक्रम और सहकारिता उत्तराखंड से रिलेटेड। दोस्तों इसमें जो दूसरी जो बातें हैं, प्रशासनिक व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में आपको समझना है। इसके अंदर अगर हम देखें गोरखा एवं ब्रिटिश शासन काल संबंधी भूमि संबंधी व्यवस्थाएं, जो ब्रिटिश काल और गोरखाओं के समय में लैंड से रिलेटेड इश्यूज या मैनेजमेंट या व्यवस्थाएं थी, उसके बारे में आपको बेहतर तरीके से समझना है। जिला भूमि प्रबंधन, जो डिस्ट्रिक्ट लैंड मैनेजमेंट होता है, उसके अंदर विशेषकर इन्होंने दे दिया है। जैसे आप देखिएगा थोकदारी के बारे में, वन पंचायतों के बारे में, सिविल स्वयं वन, केसर हिंद बेनाम भूमि। दो ये बेनाम भूमि जो है अभी हाल ही में इसके बारे में आज से 10-15 दिन पहले पूरा विस्तार पूर्वक ये करंट में भी आया था। नजूल भूमि के बारे में, नायाबाद बंदोबस्त क्या है, ये सब आपको समझने होंगे। साथ ही
आधुनिक काल में उत्तर प्रदेश एवं कुमाऊं में जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्थाओं से संबंधित अधिनियम, भूमि सुधार, ध्यान रखना है, लैंड टेन्योर परिवर्तन, लगान व्यवस्था और राजस्व पुलिस व्यवस्था के बारे में आपको अच्छी तरह से समझना है, ताकि आप बेहतर तरीके से इसमें अपना आंसर कर सकें या आंसर लिख सकें। उसके बाद आर्थिक परिवेश में सीमांत जनपदों का प्राचीन काल में तिब्बत के व्यापार पर किस तरीके की चीजें हैं। जो सीमांत जनपद मतलब उत्तराखंड के जो बॉर्डर वाले डिस्ट्रिक्ट हैं, उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं चमोली है, उत्तरकाशी है, पिथौरागढ़ है, चंपावत है और उधम सिंह नगर, इनके बारे में बोला। सीमांत जनपदों का प्राचीन काल में तिब्बत के साथ व्यापार, लेकिन तिब्बत के साथ चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़, इसके साथ ही व्यापार की जो वर्तमान सिचुएशन क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है, स्थानीय कृषि किस तरीके की है, पशुपालन, कृषि जोतों की अलाभकार के बारे में। साथ ही साथ आपको चकबंदी की आवश्यकताएं और बेगार और डडवार प्रथा, ये सब आपको अच्छी तरह से बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करनी है दोस्तों। इसके साथ ही आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधनों के बारे में समझना है। जो आर्थिक और प्राकृतिक संसाधन होते हैं, इन आर्थिक और प्राकृतिक संसाधनों में मानव संसाधन सबसे महत्वपूर्ण है। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था एवं प्रमुख शिक्षण संस्थान और वन, जल, जड़ी बूटी, कृषि, पशुधन, जल विद्युत, खनिज, पर्यटन, उद्योग और लघु ग्रामीण संसाधनों के उपयोग की स्थिति के बारे में इसमें बेहतर तरीके से आपको अपनी समझ बनानी है दोस्तों। इसके बाद जो है आपका उत्तराखंड में गरीबी बेरोजगारी उन्मूलन, यानी कि गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन जो आर्थिक विकास की दिशा में जो चलाई जा रही है विभिन्न योजनाएं, फिर से ध्यान रखिएगा, विभिन्न योजनाएं। यहाँ से प्रश्न पिछली बार के मुख्य परीक्षा में बहुत प्रश्न आए थे, अत्यधिक मात्रा में प्रश्न थे, तो ध्यान रखिएगा इनका आर्थिक क्रियाएं एवं इनका राज्य और के जीडीपी में क्या योगदान है। उत्तराखंड विकास की जो प्राथमिक और नियोजन की नवीन रणनीति तथा समस्याएं हैं, और उत्तराखंड में विपणन की सुविधाएं क्या क्या हैं, और कृषि की मंडियां कौन कौन से हैं, और कृषि मंडियों के साथ साथ ही और उत्तराखंड के बजट की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं, इन सभी बातों पर आपको क्या करना है, अच्छी तरह से समझ विकसित करनी है और प्रश्नों को सॉल्व करना है। और साथ ही दोस्तों इसमें जो जनरल स्टडी का लास्ट वाला जो पोर्शन है इसमें वो स्टैटिक्स वाला है, या सांख्यिकी विश्लेषण, आलेख और रेखा चित्र है। इस भाग से अभ्यर्थी सांख्यिकी आलेखों रेखा चित्रों के रूप में प्रस्तुत सूचना से निष्कर्ष निकालना और उनका निर्वचन करने की योग्यता का परीक्षण होगा। ये आपका जो फर्स्ट पेपर है दोस्तों, इस फर्स्ट पेपर के अंदर आप देखेंगे तो 15 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, और इन 15 टॉपिकों के अंदर क्या क्या पढ़ना था आपको मैंने बताया कि इन 15 टॉपिकों में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। और आप एक चीज ये जरूर ध्यान रखिएगा, इन 15 टॉपिकों के साथ साथ ही आपको एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि जैसे 15 टॉपिक हैं और 15 टॉपिकों से जो प्रश्नों की जो संख्या है वो 20 क्वेश्चन है, और 20 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जो है वो 10 नंबर का है, और जो 20 क्वेश्चन होंगे यानी कि वो 20 क्वेश्चन हो जाएंगे 200 नंबर के। और अगर हम 20 क्वेश्चन में देखें तो यानी 100 शब्दों के अनुसार आपको 3 घंटे के अंदर, फर्स्ट पेपर में 3 घंटे के अंदर 2000 शब्द लिखने हैं। औसतन आप मान के चलिए 1 घंटे में आपको 700 शब्द लिखने हैं जनरल स्टडी के पेपर फर्स्ट के अनुसार। तो ये ध्यान रखिएगा, अपना टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, इसके लिए जितना जल्दी हो आप लोग मुख्य परीक्षा के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते रहे। और जो दूसरा पेपर है दोस्तों, दूसरा पेपर भी आपको मैं बताऊंगा सेकंड पेपर में आपको पढ़ना क्या है। और सेकंड पेपर के अंदर हम देखें जनरली जो सेकंड पेपर है उसमें आपको विशेषकर 2 चीजों पर ध्यान रखना है दोस्तों। इसमें एक तो जो सेकंड पेपर है आपका, इसमें अधिकतम जो है इसके अगर हम नंबर देखें, मैक्सिमम जो नंबर होंगे इसमें ये 200 अंक का होगा,
इसमें भी मैक्सिमम जो नंबर हैं वो 200 मार्क्स का ही होगा। ये नंबर इसमें कितने होंगे, 200 नंबर का होगा। दोस्तों यह भी पेपर जो है 3 घंटे का होगा पहले पेपर की तरह, और इसमें क्या है, ये भी 200 नंबर का होगा। इसमें दोस्तों क्या है कि जैसे एक तो ध्यान रखना है, इसमें सेकंड पेपर में निबंध लेखन बहुत जरूरी है, और निबंध लेखन के साथ साथ ही पत्र लेखन जो है, ये 2 चीजें हैं। इन 2 चीजों में क्या है, टॉपिक दिया है, और आपको टॉपिकों में से जैसे आपको जो भी आपकी लैंग्वेज होगी उसमें से किसी एक लैंग्वेज में से हिंदी या अंग्रेजी भाषा में लगभग 400 शब्दों का एक निबंध लिखना होगा। यानी कि एक निबंध किसी भी शीर्षक से, इस टॉपिक से, चाहे आप उत्तराखंड के साहित्य और संस्कृति वाले टॉपिक को ले लीजिएगा, लिटरेचर एंड कल्चर ऑफ उत्तराखंड इसको ले लीजिएगा, साहित्य और संस्कृति उत्तराखंड का भी हो सकता है, ये साहित्य और संस्कृति नेशनल लेवल का भी, सोशल स्फीयर हो सकता है, और पॉलिटिकल स्फीयर हो सकता है, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र। इसके साथ ही उत्तराखंड का सामाजिक क्षेत्र, सोशल स्फीयर और राजनीतिक क्षेत्र, उत्तराखंड का भी दिया है। ये जो ऊपर वाला है भारत के संदर्भ में, विज्ञान एवं पर्यावरण और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रश्न यहाँ पर आपके सामने रहेंगे। और दोस्तों इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ये भी दिया है, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट से रिलेटेड प्रश्न यहाँ पर रहेंगे। और प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड, फ्लड और ड्राउट यानी सूखा, इनसे संबंधित बातें भी यहाँ पर दी गई हैं। तो दोस्तों इसके बाद जो इसमें दिया है, भूस्खलन, भूकंप, सुनामी, सुनामी शब्द आदि लिखा है, इसमें सुनामी को भी आप जोड़ सकते हैं, आदि का मतलब कुछ और भी हो सकते हैं। और जो इसमें ये जो सेक्शन था आपका लेटर राइटिंग के साथ, जो ये आपका निबंध लेखन था, ये 50 नंबर का होगा। इस शीर्षक में से एक शीर्षक पर हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में जो भी आपकी लैंग्वेज होगी 400 शब्दों का एक निबंध होगा, जो निबंध के लिए मैक्सिमम जो नंबर रखे हैं 50 नंबर हैं। दोस्तों सेकंड जो इसका पार्ट होगा, वो सेकंड पार्ट जो है, इस सेकंड पार्ट में जो है हिंदी का सारांश लेखन, और हिंदी का सारांश लेखन भी लगभग 300 शब्दों का होगा। इस 300 शब्द में आपको ध्यान रखना है, इन 300 शब्दों में एक उचित शीर्षक लिखना होगा, उसके साथ साथ एक मूल गद्यांश का सारांश, गद्यांश आपको मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग उसका सारांश लिखना होगा, और 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या भी आपको करनी होगी। और हिंदी आलेखन, और हिंदी आलेखन ये तो आपका सारांश वाला भाग था। अगर हम सारांश वाले भाग को देखें तो उसके बाद जो हिंदी आलेखन वाला है ये भी 50 नंबर का है, सारांश हिंदी लेखन वाला भाग भी कितना है, यानी ये भी 50 नंबर का है। इसमें देखेगा दोस्तों आपका जैसे लेटर राइटिंग में जो है शासकीय और अर्धशासकीय पत्र, कार्यालयीय आदेश, कार्यालयीय ज्ञान, परिपत्र, विज्ञप्ति, और साथ ही में इसमें क्या दिया है, परिपत्र और विज्ञप्ति के साथ साथ ही निविदा, सूचना और टिप्पणी, और साथ में दिया है हिंदी गद्यांश का अंग्रेजी में अनुवाद और अंग्रेजी गद्यांश का हिंदी में अनुवाद। एक हिंदी का गद्यांश होगा उसका अंग्रेजी में अनुवाद करना होगा, और एक अंग्रेजी का हिंदी में और हिंदी का अंग्रेजी में। दोस्तों जब आप इतनी प्रक्रिया को पूरी कर लेते हैं तो उसके बाद आप जब सेकंड स्टेप को पार कर लेंगे तो उसके बाद आप थर्ड स्टेप में जब जाएंगे तो उत्तराखंड का लोअर पीसीएस का पर्सनालिटी टेस्ट होगा, और वो पर्सनालिटी टेस्ट जो है जिसे इंटरव्यू बोला जाता है, ये आपका 50 मार्क्स का होता है। तो पर्सनालिटी टेस्ट आपका कितने नंबर का है, 50 मार्क्स का। तो ध्यान रखिएगा इस तरीके से आपका पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम के अनुसार अपनी तैयारी को जारी रखिए। और जिन लोगों का 95 या 90 से अबव नंबर नहीं आ पा रहे जनरल में, और अदर कैटेगरी में 80 प्लस जो लोग हैं वो सिक्योर हैं, जो 90 प्लस वाले या 95 प्लस वाले वो अच्छी तरह से सिक्योर हैं, वो लोग अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। समय बहुत कम होता है, प्रैक्टिस भी यहाँ पर बहुत जरूरी है।
दोस्तों इसमें आपको ध्यान ये रखना है, यदि मान लेते हैं अगर 15 से 18 गुना मुख्य परीक्षा के लिए अगर लेते हैं तो लगभग 200 पोस्ट के 190 200 पोस्ट तक हैं पोस्टें। तो अगर 190 से बढ़ के 200 अगर हो जाती हैं पोस्टें तो आप मान के चलिएगा कि यानी 15 गुना भी लेंगे तो लगभग 3000 लोग लेंगे, अगर 18 गुना लेंगे तो 3600 लोग, लगभग नहीं तो 15 गुना ही आपको लिया जाता है। उस 15 गुना में से अगर 3000 लोग लगभग जाते हैं मेंस लिखने के लिए, उसमें से दोस्तों 1/3 लोग इंटरव्यू में जाते हैं। लगभग 3000 में से 2400 लोग मुख्य परीक्षा में छट जाते हैं या वो बाहर होते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है, अपनी जो तैयारी करेंगे आप उसको बेहतर तरीके से करने की कोशिश करेंगे, पाठ्यक्रम के अनुसार, पाठ्यक्रम के सिलेबस में एक एक पोर्शन को ध्यान में रखते हुए आंसर राइटिंग जितना आपसे प्रैक्टिस हो सके उतना बेहतर तरीके से आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस को मेन फोकस बना के चलिए। आंसर राइटिंग बहुत जरूरी है। आंसर राइटिंग करने के बाद उसको चेक करना या उसकी जांच करना या जांच बहुत जरूरी है। आप किसी भी व्यक्ति की या किसी अच्छे अध्यापक की सहायता से उन टॉपिकों को आप जांच करवा सकते हैं, बेहतर आंसर राइटिंग करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। और सर्वोदय भी आपके लिए यानी 16 तारीख से 3 बजे से लेकर 5 बजे तक मुख्य परीक्षा का यानी बैच शुरू कर रहा है। आप लोग चाहें तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं 3 बजे से 5 बजे तक। तो हम इसमें आंसर राइटिंग और आपका जितने भी ये टॉपिक है मेंस के, उन सभी टॉपिकों को एक एक करके विद आंसर राइटिंग व्याख्या सहित आपको बेहतर यानी कि गाइडेंस देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।